बनाता है, ए जो है बी को जो सर्विस देता है, ये वाली चीजों को हम लोग ट्रांसफर प्राइसिंग बोलते हैं। तो सबसे पहले जो ट्रांसफर प्राइसिंग होता है वो क्यों होता है, वहां पे एक ट्रांसफरिंग यूनिट होता है जो कि ट्रांसफर करता है गुड्स को ट्रांसफर करता है और उसके अगेंस्ट में कंसिडरेशन लेता है, या सर्विस ट्रांसफर करता है उसके अगेंस्ट में कंसिडरेशन लेता है। दूसरा एक रिसीविंग डिपार्टमेंट होता है। तो हम अपने अपने एग्जांपल में हमने ए को रखा था ट्रांसफरिंग डिपार्टमेंट और बी को हमने रखा है रिसीविंग डिपार्टमेंट। अब इसके पीछे की ऑब्जेक्टिव क्या होती है, तो सबसे पहली ऑब्जेक्टिव ये होती है कि ऑब्जेक्टिव आपको तीनों प्रोस्पेक्टिव से देखना पड़ेगा। पहले देख लो एज अ कंपनी होल, पहले पूरे कंपनी को क्या फायदा मिलता है। तो सबसे पहला जो बेनिफिट होता है कि अगर दोनों आदमी क्लोजली काम करेंगे तो कंपनी के लिए ओवरऑल प्रॉफिट बढ़ जाएगा। रीजन ये है कि हो सकता है कि बाहर से सेम आइटम को खरीदने के लिए आपको कोई ट्रांसपोर्टेशन देना पड़ता होगा, लेकिन आप अंदर से लीजिएगा तो आपको ट्रांसपोर्टेशन नहीं देना होगा। हो सकता है कि बाहर में सेल करने के लिए आपको कमीशन देना पड़ता होगा, लेकिन आप अंदर से काम कीजिएगा, यानी अपने जो दूसरा डिवीजन है अगर उसके साथ आप डील कीजिएगा तो आपको कमीशन नहीं देना पड़ता होगा। तो ये 2-3 एग्जांपल्स है जो कम से कम आपको समझ आनी चाहिए कि अगर एक कंपनी के 2 डिवीजन के बीच अगर ट्रांसफर होगा तो हो सकता है कि बहुत सारा खर्चा आपस में बच जाएगा। क्या बच जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन बच जाएगा, कमीशन बच जाएगा। उसके बाद क्या होता है कि इंटरनली अगर हम देंगे तो हमारा बहुत सारा कॉस्ट, जैसे 2 यूनिट का कॉस्ट क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है, शेयर्ड हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाती है। दूसरा, कंपनी का जो स्पेयर कैपेसिटी है वो यूज होने लगता है। अगर एक डिवीजन अगर दूसरे डिवीजन को माल देता है तो कंपनी के पास जो पड़ा हुआ जो बाकी बचा हुआ स्पेयर कैपेसिटी है उसको भी वो यूज कर लेता है। मान लो कि एक डिवीजन है ए जिसका प्रोडक्ट मार्केटेबल है, मार्केट में बाहर भी बिक रहा है, लेकिन उसने क्या करना, उसने अगर डिवीजन बी को माल दिया है या देना है तो उस सूरत में क्या हो रहा है कि वो अपने स्पेयर कैपेसिटी को यूज करके भी बना सकता है प्रोडक्ट बी के लिए। तो हो सकता है कि बी के लिए वो कॉस्टिंग कम हो जाए। तीसरा होता है ऑप्टिमल रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन। डिवीजन में कॉमन बंदा काम कर लेता है, जिससे क्या होता है, मान लो कि अगर ये 2 डिवीजन काम कर रही है तो एक अगर फैक्ट्री सुपरवाइजर अगर दोनों को देख रहा है या एक अगर एरिया सुपरवाइजर दोनों को देख रहा है तो इसका कॉस्ट अपोर्शन हो जाता है, दोनों के बीच में स्प्लिट होता है, जिसके कारण क्या होता है ओवरऑल कॉस्ट भी कम हो जाता है और रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होता है, रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होता है। ठीक है, तो ये हम मिनिमम ये 3 एग्जांपल्स आपके सामने रखा है जो आपको हमेशा याद रहना चाहिए। जब ये रीजन जो इसका होता है, इसका जो रीजन होता है उसको हम लोग बोलते हैं गोल कन्ग्रुएंस। जब आप बुक पढ़िएगा तो बुक में ये टर्म लिखा रहेगा गोल कन्ग्रुएंस। इसका मतलब ये होता है ओवरऑल ऑब्जेक्टिव। इसका दूसरा टर्म होता है गोल कन्ग्रुएंस। गोल कन्ग्रुएंस इसका मतलब होता है ओवरऑल कंपनीज प्रॉफिटेबिलिटी। तो अभी हम क्या बातें कर रहे थे, एक बार फिर से ऊपर से आते हैं क्योंकि इसको जानना बहुत जरूरी है, समझना। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला कि हमने बताया कि आप ट्रांसफर प्राइसिंग कब यूज करते हैं, जब एक यूनिट दूसरे यूनिट को कोई गुड्स देता हो इंटरनली ऑफ ऑफ फॉर्म। तो हमने इसको बोला था ABC, इसको बोला था B, इसको बोला था A ABC का 2 यूनिट है, ABC का 2 यूनिट है, ABC का 2 यूनिट है। A माल दे रहा है किसको, B को। तो हमने बताया था A जो है वो ट्रांसफरिंग यूनिट है, A क्या है, ट्रांसफरिंग यूनिट है। उसके बाद B क्या है, रिसिपेंट यूनिट है। इसने क्या करना होता है, गुड्स या सर्विसेज देता है, उसके बदले में उसको क्या मिलता है, कंसिडरेशन मिलता है। कंसिडरेशन कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग इन रिटर्न इज कॉल्ड द कंसिडरेशन। या तो उसके बिहाफ में कोई काम कर दे या उसके बदले में कोई पेमेंट कर दे या उसको कैश में दे दे, एनीथिंग दिस कैन बी अ कंसिडरेशन।
उसके बाद रीजन क्या होता है, उसमें हमने अभी तक आपसे बोला कि सबसे पहले कंपनीज ऑब्जेक्टिव समझिए। कंपनी की ऑब्जेक्टिव क्या है? गोल कन्ग्रुएंस, यानी कि दोनों की प्रॉफिटेबिलिटी, सबकी प्रॉफिटेबिलिटी, यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेयर कैपेसिटी, और तीसरा क्या बोला था? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जिसमें हमने बोला था एक एरिया सुपरवाइजर है जो दोनों पे काम करता है और दोनों की सैलरी स्प्लिट हो जाती है तो ऑप्टिमम यूटिलाइज हो जाता है। अब आ जाइए कि देने वाले को क्या फायदा है और लेने वाले को क्या फायदा है। तो देने वाले का जो ऑब्जेक्टिव होता है कि उसकी रेवेन्यू बढ़ जाए, उसका सेल बढ़ जाए, ठीक है, उसकी रेवेन्यू बढ़ जाए या सेल बढ़ जाए फॉर द इंटरमीडिएट प्रोडक्ट या सर्विसेज, क्योंकि ये प्रोडक्ट या सर्विसेज यहाँ जाके यूज होता है, इसीलिए इसको फॉर द टाइम बीइंग इंटरमीडिएट बोलते हैं। बी वाले पार्ट में क्या फायदा है? बी के पार्ट में अब फायदा हम समझते हैं, तो बी के पार्ट में आइए हम बताते हैं। बी के पार्ट में फायदा ये है कि मिनिमाइज करना होता है कॉस्ट, उसको कॉस्ट मिनिमाइज करने मिल सके, उसको कॉस्ट मिनिमाइज करने मिल सके। किसका? इंटरमीडिएट प्रोडक्ट का। हो सकता है कि इससे ए से लेने के बाद बी जो है इमीडिएट सेल कर दे या फिर उसके ऊपर फर्दर प्रोसेस करे, डिपेंड उनका अपना क्या प्रोडक्शन शेड्यूल है उसके हिसाब से। तो अभी तक हमने सिर्फ आपको एक फ्रेमवर्क बताया है, अब हम बातें करेंगे कि प्राइसिंग कैसे होगी। तो सुन लीजिए कि मेथड ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग क्या क्या है और इसकी प्राइसिंग आपकी कैसे कैसे होगी, ठीक है। तो फिर गेट बंद करो तो बेटा, गेट बंद, ठीक है जी। मेथड क्या क्या है, अब हम आते हैं मेथड के ऊपर। मेथड क्या क्या है? सबसे पहले चीज होता है उसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट बेस्ड मेथड। कॉस्ट बेस्ड मेथड, अब कॉस्ट कुछ भी हो सकता है इसमें से। तो पहला क्या है? कॉस्ट बेस्ड मेथड है। दूसरा है मार्केट बेस्ड मेथड, और तीसरा क्या है जी? बार्गेनिंग या निगोशिएटिव मेथड, जिसको हम लोग के सीएमए में सबसे ज्यादा यूज होता है। ये बार्गेन या निगोशिएटेड मेथड हमारे सीएमए में सबसे ज्यादा यूज होता है। अब हम बात करेंगे कि कॉस्ट बेस्ड मेथड में क्या होता है, मार्केट प्राइस मेथड में क्या होता है और बार्गेन मेथड में क्या होता है। तो सुन लीजिए, कॉस्ट जो है ना वो कितना तरह का होता है? कॉस्ट बेसिकली 4 तरह का होता है। एक तो वेरिएबल कॉस्ट होता है, दूसरा फुल कॉस्ट हो सकता है, तीसरा टोटल कॉस्ट एक्चुअल बेसिस वाला, चौथा स्टैंडर्ड कॉस्ट पे भी हम ट्रांसफर, ठीक है जी। अब हम आते हैं अपने एग्जाम्पल पे। मान लो ए जब शर्ट बनाता है, ए जब शर्ट बनाता है तो शर्ट बनाने में मटेरियल लगता है 4 रुपए का, लेबर लगता है 2 रुपए का, वेरिएबल ओवरहेड लगता है 1 रुपए का, उसके बाद फिक्स्ड ओवरहेड लगता है जो कि एब्जॉर्ब्ड वर्ड लिखा हुआ है 5 रुपीज का। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं क्या क्या चीज हम लोग इस पूरे एग्जाम्पल से सीखने वाले हैं। सबसे पहले ए ने शर्ट बनाया है, अब ए जो है बी को बेच रहा है, तो क्या प्राइसिंग यूज कर सकता है? तो हमने उसके लिए बेसिकली आपसे अभी तक 4 तरह के प्राइसिंग की बात करी है। पहला मैंने बोला था वेरिएबल कॉस्ट, दूसरा बोला था टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, टोटल एक्चुअल कॉस्ट और स्टैंडर्ड कॉस्ट, ठीक है जी। इसमें सिर्फ वेरिएबल लेना है। इसका मतलब ये है कि जब ट्रांसफर प्राइसिंग निकालेंगे तो 4 2 6 1 7 रुपये आएगा पहला इस मेथड में, ठीक है। टोटल कॉस्ट में हम ये 7 प्लस 5 यानी कि ये और ये दोनों लेंगे। इसका मतलब हम लेने वाले हैं 7 प्लस 5 यानी कि 12 रुपया प्राइसिंग होगी। अब आएगी एक्चुअल कॉस्ट, तो ये हमारा चूंकि एब्जॉर्प्शन वाला है तो मेरे को ये रेट पुराने खर्चे पे है। एब्जॉर्प्शन क्या होता है? आपने एक बजट बनाया था और बजटेड प्रोडक्शन से आपने कॉस्ट निकाल लिया। एब्जॉर्प्शन का फॉर्मूला होता है, एब्जॉर्प्शन आप कैसे निकालते हैं? आप पहले एक बजट कॉस्ट निकालते हैं, बजटेड कॉस्ट डालते हैं और साथ में आपने बजटेड प्रोडक्शन किया,
तो उसका जो रिलेशन होता है उससे हमारा एब्जॉर्ब कॉस्ट निकलता है, एब्जॉर्प्शन रेट निकलता है। अब हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, सुनिए कि हमने यहाँ पे 5 रुपया लिखा है, यानी कि हमने बजटेड कॉस्ट रखा था 100,000 और हमारा बजटेड प्रोडक्शन था 20,000। तो हमारा एब्जॉर्प्शन रेट क्या निकला था? 100,000 डिवाइड बाई 20, 100,000 डिवाइड बाई 20,000। इसका मतलब ये 5 रुपया जो निकला था हमारा, ये 5 एब्जॉर्प्शन रेट इस तरह से निकलता है। बजटेड कॉस्ट डिवाइड बाई बजटेड प्रोडक्शन, दोनों के रिलेशन से एब्जॉर्प्शन कॉस्ट निकलता है, जो कि हमने यहाँ पे दिया हुआ है। अब बात आता है कि एक्चुअल कॉस्ट हम कैसे लेंगे। तो एक्चुअल कॉस्ट निकालने के लिए हम क्या करने वाले हैं वो देखिए। तो हमारे क्वेश्चन में एक्चुअल फिक्स कॉस्ट दे दिया हुआ है, एक्चुअल फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है क्वेश्चन में। मान लो कि 98,000 दिया है और एक्चुअल प्रोडक्शन है हमारा 19,500 का। 19,500। तो दोनों के रिलेशन से जो बनेगा, जो दोनों के रिलेशन से निकलेगा, वो हमारा आएगा 5 एक्चुअल टोटल कॉस्ट दिया हुआ था हमारा 98,000 और हमने बनाया था यूनिट 19,000। और मान लो हमने थोड़ा सा क्लोज रहेगा, तो हमने मान लो कि 15,000 यूनिट बनाया था। तो 98,000 हमारा टोटल कॉस्ट था, 15,000 हमने बनाया। इसका मतलब ये है कि 98,000 डिवाइड बाई 15,000, तो हमारा ट्रांसफर कॉस्ट यहाँ पे आएगा 6.53 का, 6.53 का। तो ये एक कॉस्ट जो निकलता है वो एक्चुअल कॉस्ट बेसिस पे निकला। ये जो हमारा प्राइसिंग निकला वो एक्चुअल कॉस्ट बेसिस पे निकला। अब बात हम करते हैं नेक्स्ट लेवल पे, वो होता है स्टैंडर्ड कॉस्ट। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट के मामले में हमने सीधे बोला था स्टैंडर्ड कॉस्ट या तो आप मार्केट से कॉपी कर लीजिए, जो कि मार्केट में अवेलेबल प्राइस है, या फिर आप अपने हिस्टोरिकल डेटा से लीजिए, या फिर जो बेंचमार्क है वहां से कॉपी कीजिए। तो मान लो कि मार्केट में इस तरह के प्राइस का अगर 8 रुपया प्राइस है, तो वी कैन कीप एज अ 8 एज अ ट्रांसफर प्राइसिंग। तो सबसे पहले मैंने आपसे बातें अभी तक करी है कि ए जो है बी को ट्रांसफर कर रहा है। ए एक शर्ट बनाता है जिसपे मटेरियल 4 रुपए का है, लेबर 2 रुपए का, वेरिएबल ओवरहेड 1 रुपए का, यानी 4 2 6 7 रुपया इज आवर वेरिएबल कॉस्ट। अब एब्जॉर्प्शन फिक्स कॉस्ट 5 रुपया दिया हुआ था। वो 5 रुपया कैसे दिया हुआ था? कंपनी ने प्लान किया था कि उसका 20 था, उसका 100,000 का कॉस्ट लगेगा फॉर प्रोड्यूसिंग 100,000 का उसका फिक्स ओवरहेड कॉस्ट लगेगा और वो 20,000 यूनिट बनाएगा। इसके रिलेशन से वो 5 रुपया निकाला था। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इंफॉर्मेशन में 7 रुपया और 5 रुपया दोनों को ऐड कर देंगे, तो हमारा क्या निकल जाएगा 12 रुपीज ट्रांसफर प्राइसिंग। और तीसरा हमने बोला था एक्चुअल कॉस्ट। तो एक्चुअल का इंफॉर्मेशन दिया रहेगा, अब एक्चुअल टोटल ऐड कीजिएगा और जितना एक्चुअल क्वांटिटी आपने प्रोड्यूस किया, से 15,000 आपने प्रोड्यूस किया था, तो आपका 6 रुपीज 53 पैसे ट्रांसफर प्राइसिंग हो गई। चौथा हमने बोला था कि यू विल कॉपी फ्रॉम द मार्केट। इसमें 4 तरह के मेथड्स होते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में आप कैसे कैसे प्राइस लेते हैं, इसके अपने 4 तरीके होते हैं, ठीक है। उसमें हमने सबसे सिंपलेस्ट तरीका बताया कि आप मार्केट का जो बेंचमार्क कॉस्ट है वो आप फॉलो करिएगा। तो वो 8 रुपया दिया हुआ था, हमने 8 रुपया दिया। तो इस तरह से ए जब माल देगा बी को, तो इसमें से कोई एक प्राइस पे वो अपना ट्रांसफर प्राइस फिक्स कर लेगा, ठीक है। तो ये इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसफर प्राइसिंग बेस्ड ऑन कॉस्ट मेथड, बेस्ड ऑन कॉस्ट। तो अभी बताएं कि इसमें कोई डाउट है, ऐसा कुछ बात है जो हमको बताना चाहिए? बंटी भाई
मंडी भाई। हाँ सर हम बोल रहे थे ये जो आपका ये स्टैंडर्ड वाला तो क्लियर हो गया। एक आपका जो था एक्चुअल वाले में जो रहेगा वो एक्चुअल डेटा हम लोग को दिया रहेगा कि इसको बनाने में इतना मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लगा। हाँ दिया भी है, हाँ ऑब्वियस सी बात है, दिया रहेगा ना, तभी तो हम कैसे जानेंगे एक्चुअल जब तक हमारे पास एक्चुअल जो टोटल कॉस्ट दिया रहेगा वो फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों जुड़ा रहेगा ना, वो एक्चुअल कितना लगा रहेगा और मेरा एक्चुअल प्रोडक्शन कितना यूनिट हुआ दोनों से डिवाइड करके निकाल लेंगे। एग्जैक्टली सबसे इजीएस्ट वे तो यही होता है जो अभी तक हम लोगों ने बात करी है, क्योंकि देखिए आपके पास इंफॉर्मेशन रहेगा, आप इंफॉर्मेशन को यूज कर रहे हैं। ठीक है, अभी देखिए आपका एग्जाम में जो लेवल देगा ना वो क्या लेवल देगा मैं बता रहा हूँ। आपके एग्जाम में अगर एस्से में अगर पूछा तो ऊपर में जो हमने 3 पॉइंट डिस्कस किया था कि ए को क्या बेनिफिट है, बी को क्या बेनिफिट है, एबीसी को क्या बेनिफिट है। यानी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हमसे आप पूछना चाह रहे हैं तो आप हम बता दे रहे हैं कि एग्जाम या तो पूछेगा ए को क्या फायदा है, बी को क्या फायदा है, या एबीसी यानी कि एज अ कंपनी क्या बेनिफिट है। तो ये 3 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एस्से में। ठीक है, आपसे ये नहीं पूछेगा कि ट्रांसफर प्राइसिंग क्या होता है, आपसे ये पूछ सकता है ट्रांसफर प्राइसिंग के ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, बेनिफिट्स क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, भाई सेम ही है ना, ऑब्जेक्टिव बेनिफिट सेम ही है। अब बात आती है कि प्राइसिंग का आप कैसे करें। तो प्राइसिंग में हमारा जो एग्जाम्पल में रहेगा कि इंफॉर्मेशन दे देगा और बोलेगा इसमें से कोई एक मेथड यूज करके प्राइस बताइए। तो आपको क्वेश्चन थोड़ा सा केयरफुली पढ़ना पड़ेगा कि आप सबसे ज्यादा कंफ्यूज कहाँ पे होते हैं एग्जाम हॉल में। मैं आपको बता दे रहा हूँ सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है ये दो में, फुल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट में। अच्छा मतलब यहाँ पे एक्चुअल में क्या है, एक पार्ट तो वेरिएबल है, दूसरा पार्ट जो है ना वो एब्जॉर्ब्ड कॉस्ट है। एब्जॉर्ब्ड कॉस्ट निकलता कैसे है, इसको हम लोग प्री डिटरमाइंड रेट भी बोलते हैं। क्या नाम है इसका, प्री डिटरमाइंड रेट। इसका दूसरा नाम प्री डिटरमाइंड रेट भी है। ये निकलता कैसे है, ये निकलता है जब कंपनी के बिगिनिंग में, यानी स्टैटिक बजट जब कंपनी बनाती है ना बिगिनिंग पे, तो कंपनी अपने पास में बजट बनाती है तो बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड लिखती है, बोलती है 1 लाख लगेगा, और साथ में बोलती है बजटेड प्रोडक्शन, साथ में बोलती है बजटेड प्रोडक्शन। तो इस सिचुएशन का मतलब क्या हुआ कि उसने 5 रुपए का प्री डिटरमाइंड रेट निकाला। क्या लिखा हुआ है, प्री डिटरमाइंड रेट उसने कितना निकाला जी, 5 रुपए का। या इसी को हम लोग एब्जॉर्ब्ड फिक्स कॉस्ट पर यूनिट भी बोलते हैं। तो ये नाम पे मत जाइएगा, नाम बहुत इजी है, इसमें से कोई 2 नाम दिया रहेगा। पहला फिक्स या तो एब्जॉर्ब रेट, एब्जॉर्ब बेसिस पे फिक्स कॉस्ट दिया रहेगा क्वेश्चन में, या तो स्टैंडर्ड फिक्स कॉस्ट पर यूनिट भी दिया रहेगा। स्टैंडर्ड फिक्स कॉस्ट पर यूनिट, ये भी टर्म यूज कर सकता है। तो 3 टर्म बेसिकली यूज कर सकता है, प्री डिटरमाइंड रेट, एब्जॉर्ब्ड रेट या स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट। ये तीनों एक ही होता है, ये तीनों नाम अलग अलग हैं। तो जब आप सबसे ज्यादा एग्जाम में बंदे से गलती ये होती है कि वो अगर फूल का पूछता है, फूल तो चलो लिख भी देता है, एक्चुअल में उसको क्या लगता है वो जो फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है उसी को ऐड करना है, और दोनों में आंसर सेम लिख देता है। बट दोनों में डिफरेंस है। अभी हम लोग एक छोटा सा बात बोले, अभी आपको एक प्लान दिया गया कि हाँ जी भाई ये प्लान दिया गया कि 3 यूनिट काम करती है। ठीक है जी, ए, बी और सी। मटेरियल 3, 4, 5, लेबर 2, 3, 5। उसके बाद वेरिएबल ओवरहेड
3, 5, 2, और 5 अब बोला गया है और अब बोला गया है कि ए बी को ट्रांसफर करता है, बी सी को ट्रांसफर करता है, ठीक है। और साथ में लिखा हुआ है फिक्स ओवरहेड, ये एब्जॉर्प्शन वाला 3, 2, 5। अब हमको बताइए कॉस्टिंग अंडर बोथ मेथड। हमको बताना है आपको ट्रांसफर प्राइसिंग अंडर वेरिएबल कॉस्ट मेथड और अंडर टोटल कॉस्ट मेथड। क्वेश्चन देखें, ए बी को ट्रांसफर करता है, बी सी को ट्रांसफर करता है। हमको ट्रांसफर प्राइसिंग निकाल के आप दीजिएगा। मटेरियल दिया हुआ है 3 रुपया, लेबर दिया हुआ है 2 रुपया, वेरिएबल ओवरहेड दिया हुआ है 3 रुपया, फिक्स ओवरहेड दिया हुआ है 3 रुपया। उसके बाद बी का अपना खर्चा है 4 रुपया, 3 रुपया, 2 रुपया, 2 रुपया, और सी का खर्चा है 5, 5, 5, 5। ठीक है जी। अब आप हमको निकाल के दीजिए ट्रांसफर प्राइसिंग तीनों लेवल पे। ए का क्या ट्रांसफर प्राइसिंग निकलता है, बी का क्या निकलता है, अगर सी का कुछ निकलता है तो वो भी बताइए। अंडर बोथ मेथड, दोनों मेथड में, वेरिएबल कॉस्ट मेथड और टोटल कॉस्ट मेथड। तो ये इंफॉर्मेशन पे जल्दी से प्रोसेस करके बताइए तो बी का ट्रांसफर प्राइसिंग क्या हो रहा है। बी का ट्रांसफर, सर क्वेश्चन थोड़ा सा नीचे है भाई, एकदम नीचे है भाई। हाँ अभी ठीक है। ग्यास भाई कोशिश करें। ग्यास भाई मैं बता रहा हूँ। A to B वेरिएबल कॉस्ट में 5, 8 11 और 8 होगा क्या सर? वेरिएबल कॉस्ट में 8, वेरिएबल कॉस्ट में आई बिलीव 8 है। किसका? ए का बी का? मैंने ट्रांसफर प्राइस ऑफ ए टू बी, ए टू बी, तो वेरिएबल में तो यही 3 ऐड होगा। 3, 2, 5, 3, 8। हाँ 3, 2, 5, 3, 8 3, 2, 5, 3, 8 होगी। 8 और फिक्स कॉस्ट में 3 में जोड़ जाएगा, और फिक्स कॉस्ट में वो 3 भी जुड़ जाएगा, 11 हो जाएगा। बी का क्या होगा वो बताइए। बी का बताएं क्या? बी का बताना है। वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट मेथड ना। वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट में इसका 4, 3, 7, 2, 9, 4, 3, 7, 2, 9, 9 उधर हो गया, इधर का 4, 20 हुआ क्या वेरिएबल कॉस्ट मेथड पे? पता नहीं, 4, 3, 7 और 2, 9 और 8 मतलब उससे फिक्स कॉस्ट को नहीं लेना होता। 9 और 8 मतलब उससे फिक्स कॉस्ट को नहीं लेना होता, उससे वेरिएबल ही कॉस्ट लेंगे क्या ओनली? हाँ हाँ। फिर मैं बता रहा हूँ। अच्छा तब तो फिर मैं बता रहा हूँ आपको, तो 9 और आपका इधर में आपका 3, 2, 5, 3, 8, 17 हो जाएगा। 17 हो जाएगा। अब ये वाले पार्ट में बताइए। अच्छा सर एक चीज मुझे बताइए, जब वेरिएबल कॉस्ट कॉन्सेप्ट को फॉलो करेंगे तो मतलब अपना तो वेरिएबल कॉस्ट लेना ही है, बट प्रीवियस वाले डिपार्टमेंट जिससे मेरे पास ट्रांसफर होके आ रहा है उसका भी सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट ही लेना है। देखिए आप, हाँ क्योंकि वो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट का आपको, ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है ना, ठीक है। इसके जितना सामने वाले ने कॉस्ट इनकर किया ऑन अकाउंट ऑफ वेरिएबल, जितना हमारे पास आएगा हम उतना ही पे कॉस्टिंग करेंगे ना। तो अगर मान लीजिए कि सिर्फ वेरिएबल चलता होता तो ये 3 रुपया तो कॉमन कॉस्ट हो जाता, 3 रुपया तो बिजनेस का कॉस्ट हो जाता,
मतलब ठीक है, यहाँ से हम इसका मतलब है कि यहाँ से हम इसका मतलब है कि यहाँ से हमको सिर्फ ट्रांसफर इन कितना होता है। मतलब इसका बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि अगर मतलब इसका बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि अगर वेरिएबल कॉस्टिंग चलते रहता तो अगला मुझे वेरिएबल कॉस्ट पे ही ट्रांसफर किया होता है, इसलिए मुझे वेरिएबल कॉस्ट पे ही उसको लेना है ना, जो ट्रांसफर प्राइस मेरे पास आ रहा है। एग्जैक्टली इसका प्रिंसिपल यही है। वेरिएबल कॉस्ट में सिंपल प्रिंसिपल ये है कि जो फिक्स कॉस्ट है वो कंपनी का कॉस्ट है, मतलब एज अ कॉस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। तो जब वो पास ऑन ही नहीं हो रहा है तो आप उसको कैसे कंसीडर कीजिएगा? हाँ ठीक है, तो मैंने 17 रुपए वेरिएबल कॉस्ट के हिसाब से हो रहा है बी का। जी बिल्कुल, खुद का 4 3 7 2 9 और उसका 8 9 17 रुपए। जी बिल्कुल। फिक्स कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलेंगे तो फिर ये आपका 3 2 84 बनता है क्या? कितना? एक मिनट रुकिए ना। 4 3 7 7 2 9 9 2 11 11 11 22 हो जाएगा ना। 11 इधर हो गया, 4 3 7 2 9 2 11 22 हो रहा है सर। हाँ तो 22 ही 11 और 11 हाँ 11 इसका होगा, 11 का कॉस्टिंग 11 उसका खुद का कॉस्टिंग 11 रुपए ट्रांसफर प्राइस हो जाएगा। जी बिल्कुल, 11 रुपया अपनी कॉस्टिंग यहाँ से यहाँ तक की और 11 रुपए का ट्रांसफर ही है। इसका मतलब है कि ये 11 इसमें जाके ऐड हो रहा है। अब 22 रुपया इसका ट्रांसफर प्राइस हो जाएगा। अब जब सी लेगा ना तो सी अपना कॉस्टिंग निकालेगा। मान लो अगर ये प्रोडक्ट जो है 40 रुपए में बेचता है, आई डोंट नो 40 या 60 रुपए में बेचता है, मान लो 60 रुपया सेलिंग प्राइस है सी का, कितना है 60 रुपया। और अगर उसको कंट्रीब्यूशन निकालना होता तो कंट्रीब्यूशन कैसे निकालेगा? तो पहले तो बात ये है कि ये 17 रुपये यहाँ पे जाके ट्रांसफर इन हो जा रहा है, ये 17 यहाँ ट्रांसफर इन हो जा रहा है वेरिएबल कॉस्टिंग में। अब बात आ जाएगा 5 5 10 5 15, तो 15 17 कितना? तो 15 17 कितना? 32। तो 60 माइनस 32 आई थिंक 28 बचेगा, आई डोंट नो। 28 रुपीस कंट्रीब्यूशन मार्जिन, 28 रुपीस कंट्रीब्यूशन मार्जिन। हाँ तो 28 कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। जब ये कंपनी लेवल पे जब आप ये क्वेश्चन इतना बड़ा तो देगा नहीं आपसे एग्जाम में, या तो कोई एक चीज निकालने देगा आपसे। एक चीज में तो बताइएगा सर, इस 28 रुपए कंट्रीब्यूशन मार्जिन बोल रहे हैं ओनली इन दैट केस वेयर हम लोग वेरिएबल कॉस्ट अप्रोच फॉलो कर रहे हैं तब ना। जी अगर फिक्स कॉस्ट लेते तो फिर ये क्या होता, तो हमको 22 हाँ तो फिर हमारा कंट्रीब्यूशन जो है ना करेक्ट नहीं आता। रीजन ये कि कंट्रीब्यूशन जो होता है वो वेरिएबल कॉस्ट से रिलेशन होता है, तो ये ट्रांसफर प्राइसिंग में कंट्रीब्यूशन हमको फिर हमको रीवर्क करना पड़ता है। वो निकालना पड़ सकता है। कैसे निकालेंगे? तो क्वेश्चन में ये दिया रहेगा तो हमको रीवर्क करना पड़ेगा ना। हम पीछे जाएंगे, हम देखेंगे फिक्स कॉस्ट को इग्नोर करके जाएंगे। एज इफ के फिक्स कॉस्ट नहीं है, बट इतना लेवल पे एग्जाम पे आएगा नहीं। एग्जाम में मैक्सिमम क्या आएगा, ये किसी एक में से ट्रांसफर प्राइसिंग निकाल के दिखाओ। क्वेश्चन सिनेरियो सेम रहेगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको x y z रहेगा और x जो है मटेरियल पे खर्चा कर रहा है 15, y पे 14 और z पे 13। उसके बाद लेबर पे खर्चा कर रहा है 12। उसके बाद फिक्स्ड ओवरहेड पे दिया हुआ है 10 40 15। बताइए ट्रांसफर प्राइस निकालिए, से पूछेगा बताइए ट्रांसफर प्राइस निकालिए अंडर कॉस्ट मेथड। अंडर कॉस्ट मेथड कीप नथिंग इज मेंशनड व्हिच अप्रोच टू फॉलो। अंडर कॉस्ट मेथड अगर कुछ भी नहीं दिया, हाँ अंडर कॉस्ट मेथड अगर कुछ भी नहीं दिया हो और आपके पास ऑब्जेक्टिव में अगर दोनों रहेगा इत्तेफाक से, तो हम मान के चलेंगे कि हम जो है टोटल कॉस्ट को आंसर करने वाले हैं। टोटल कॉस्ट अगर वर्ड लिखा रहेगा तो टोटल खाली कॉस्ट अगर वर्ड लिखा रहेगा तो टोटल कॉस्ट विल गेट द प्रायोरिटीज। तो ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब इसमें से सिंपल है कि हम कोई एक मेथड से जो क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट होगा हम निकाल लेंगे। तो इस टाइप के सिंपल क्वेश्चन आते हैं
इससे में वो एक लिखने आ सकता है। और तीसरा जो आता है ऑब्जेक्टिव्स में जो और क्या क्या पढ़ने के लिए है जो हमको पता होना चाहिए। तो देखिए एक और मेथड होता है जिसको हम लोग मार्केट प्राइस मेथड बोलते हैं, मार्केट बेस्ड मेथड बोलते हैं। मार्केट प्राइस बेस्ड मेथड क्या बोलते हैं जी? मार्केट प्राइस बेस्ड मेथड। तो इसमें क्या होता है कि हम जो मार्केट प्राइस ऑफ दैट प्रोडक्ट है, अगर मेरा प्रोडक्ट शर्ट है तो हम शर्ट का मार्केट प्राइस चेक करेंगे। क्या करेंगे? शर्ट का मार्केट प्राइस। और अगर मेरा मार्केट में शर्ट अवेलेबल नहीं है तो हम उसको टी शर्ट के साथ चेक करेंगे। किसके साथ? सब्स्टिट्यूट का टी शर्ट के साथ, यानी हम सब्स्टिट्यूट का प्राइस चेक करेंगे। क्लियर है? या तो हम इंटरनल प्राइस में ये 4 मेथड यूज करेंगे। अगर ये मेथड हमको यूज करने नहीं मिला है देन वी विल यूज द मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस में 2 तरीके के मेथड आप यूज कर सकते हैं। या तो प्रोडक्ट इटसेल्फ की जो मार्केट प्राइस है वो ले लीजिए, अगर वो प्राइस मार्केट में अवेलेबल नहीं है तो उसके जो सब्स्टिट्यूट है उसमें से कोई एक प्राइस ले लीजिए। अच्छा, बार्गेन मेथड्स या नेगोशिएशन मेथड क्या होता है? इसमें से कोई एक मेथड आप दोनों आदमी अपने कंफर्ट से निगोशिएट करके पिक कर लीजिए। दैट व्हाट वी कॉल द बार्गेन और नेगोशिएटेड प्राइसिंग। एग्जाम में इससे आता है छोटा सा लिखने की डिफाइन नेगोशिएटेड प्राइस। तो आप बोलिएगा कि प्राइसिंग 2 तरीके की होती है, एक कॉस्ट बेस्ड, दूसरी मार्केट बेस्ड। कॉस्ट या मार्केट कौन सा यूज करना है ये डिसाइड हम लोग निगोशिएशन से फाइनलाइज करते हैं। ठीक है, दोनों मेथड्स हमारे पास डिटेल में है, उसमें से कोई एक मेथड हमको चूज करना है। उसके लिए जो एग्रीमेंट पे आते हैं दैट एग्रीमेंट ऑलवेज बिकम थ्रू द नेगोशिएशन। तो ये नेगोशिएशन से आती है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट नेगोशिएटेड प्राइस। क्लियर है? अब बात आती है कि हर मेथड्स के अपने कुछ मेरिट्स होंगे और डिमेरिट्स होंगे। ठीक है, तो सुनिए, जो वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो क्या है? सिंपल टू अंडरस्टैंड है, इजी टू ऑपरेट है, यानी कि कोई मसला नहीं है। जितना इंफॉर्मेशन दिया हुआ है वेरिएबल आप उसको यूज कर लीजिए। और साथ में बोला है कि इसमें क्या होता है? निगेटिव इसमें जो आता है नो नेगेटिव कंट्रीब्यूशन। अब ये कैसे समझेंगे कि नो नेगेटिव कंट्रीब्यूशन? नो नेगेटिव कंट्रीब्यूशन आता है इसमें, ये थोड़ा सा ट्रिकी वर्ड है। सुनिए, नो नेगेटिव कंट्रीब्यूशन का मतलब ये है कि आपने क्या किया, आपने अगर आपकी जो शर्ट थी वो 5 रुपए के मटेरियल और 2 रुपए के लेबर पे बन रही थी, यानी कि आपका शर्ट का कॉस्टिंग कितना आ रहा था जी? 7 रुपया आपका कॉस्टिंग आ रहा था, और आपने ट्रांसफर प्राइस भी 7 रुपया रखा। तो इसका मतलब है कि कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या था? आपको ट्रांसफर प्राइस 7 रुपया माइनस वेरिएबल कॉस्ट 7 रुपया, यानी कि 0 कंट्रीब्यूशन। तो या इसलिए लिखा हुआ है नो नेगेटिव कंट्रीब्यूशन, यानी 0 कंट्रीब्यूशन लिख सकता था लेकिन लिखा हुआ है नो नेगेटिव कंट्रीब्यूशन टू द ट्रांसफरिंग डिवीजन। तो ये एक ट्रिकी पॉइंट है, ये याद रखने का है। उसके बाद लिखा हुआ है फॉर विच सिचुएशन इट इज सुटेबल। तो जब आपके पास बहुत सारा स्पेयर कैपेसिटी हो और साथ में आपका जो प्रोडक्ट के पास मार्केटेबिलिटी नहीं, यानी व्हाटएवर यू आर प्रोड्यूसिंग दैट इज नॉट मार्केटेबल एट दैट पोजीशन, तो उस सिचुएशन में आपके साथ मजबूरी है कि आप उसको कॉस्टिंग मेथड पे यूज करें। तो अब ये इसके फायदे क्या थे? इसमें फायदा क्या क्या मैंने बताया? सबसे पहला फायदा मैंने बताया कि ये इजी टू अंडरस्टूड है, दूसरा इजी टू ऑपरेट है, तीसरा आपके पास क्या होता है? नो नेगेटिव कंट्रीब्यूशंस टू द ट्रांसफरिंग डिवीजन और सुटेबल फॉर द ट्रांसफरिंग व्हेन डिवीजन हैज अ स्पेयर कैपेसिटी एंड इंटरमीडिएट प्रोडक्ट हैज नो मार्केट, यानी आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो एट दिस पोजीशन देयर इज नो मार्केट। तो आप कौन सा मेथड यूज करोगे? कॉस्ट मेथड यूज करोगे, वेरिएबल कॉस्ट मेथड। आगे आइए, इवन फिक्स कॉस्ट में भी सेम टोटल फुल कॉस्टिंग में भी सेम ही लगता है। अब आइए
डिमेरिट्स क्या है, इसके अपने डिमेरिट्स है। डिमेरिट्स परफॉर्मेंस एवैल्यूएशन क्या, नॉट सूटेबल फॉर परफॉर्मेंस एवैल्यूएशन क्या, आपको कोई आपकी परफॉर्मेंस इसमें पता ही नहीं चलती, क्योंकि आप अगर 5 रुपया 2 रुपया 7 रुपए वाला प्रोडक्ट को अगर 6 रुपए में बना दीजिएगा तो किसको पता कि आपने कोई एक्स्ट्रा एफर्ट डाला है। नोबडी विल एक्नॉलेज योर एफर्ट। तो यानी आपको क्या नहीं मिलेगा, आपके परफॉर्मेंस का आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो भी कॉस्ट आपको पड़ता है आप सेम कॉस्ट पे ट्रांसफर कर देते हो। अगर 1 रुपए का भी आपको प्रीमियम मिलता तो आपको लगता कि इट्स वर्थ टू वर्क, यानी ये आपके लिए बेहतर है कि आप उस पर मेहनत करें और उसके कॉस्ट रिडक्शन पे काम करें या कॉस्ट कंट्रोल पे काम करें। अच्छा, जस्ट फॉर 1 मिनट, कोई आदमी मेरे को बता सकता है कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन में फर्क? कैन समबडी टेल मी? कॉस्ट रिडक्शन, कॉस्ट कंट्रोल वो है कि जो एग्जिस्टिंग कॉस्ट कंट्रोल वो है कि जो एग्जिस्टिंग कॉस्ट है उसको हम कैसे कंट्रोल करें। कट डाउन करना, कॉस्ट रिडक्शन है जो एग्जिस्टिंग कॉस्ट को कट डाउन करना, कॉस्ट रिडक्शन है। फिर से बताइए। तो दोनों आपने सेम ही बताया, फिर से बताइए। फिर से बताइए। मतलब जो एग्जिस्टिंग कॉस्ट है, कॉस्ट रिडक्शन का मतलब जो एग्जिस्टिंग कॉस्ट है उसको कम करना है। जो कॉस्टिंग कॉस्ट कंट्रोल के माने जो कॉस्टिंग एलिमेंट है, ओके, कॉस्टिंग को है ना, अरे ओवर कॉस्ट नहीं हुआ जैसा, या बार्गेनिंग पावर से उस कॉस्ट को कम कर सकते हैं। देखिए, दोनों में सबसे बड़ी बात है, कंट्रोल जो होता है ना वो इमीडिएट इफेक्ट होता है। लॉकडाउन आया, चार स्टाफ को लॉकडाउन आया, चार स्टाफ को हटा दो, ABCD को हटा दो, दैट व्हाट इज कॉल्ड द कंट्रोल। रिडक्शन जो होता है ना वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग होता है। इसमें क्या होता है कि आप पूरी की पूरी एक्टिविटीज, इसमें क्या होता है कि आप पूरी की पूरी एक्टिविटीज को चेक करते हो और ये फ्यूचरिस्टिक अप्रोच होता है। जब आप पूरी की पूरी एक्टिविटीज को आप चेक करते हो और देखते हो कि इसमें नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज कौन सी है, आप जब आप उसको रिडंडेंट करते हो तो उससे आपको क्या होता है, पूरा फ्यूचर में पूरा कॉस्ट आपको बचता रहता है। तो कॉस्ट रिडक्शन बहुत बड़ा कंसेप्ट है, कॉस्ट कंट्रोल बहुत छोटा है, इट्स अ शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी। ठीक है, दुकान बंद कर दो, कॉस्ट कंट्रोल होगा। रिडक्शन में कॉस्ट कंट्रोल में दुकान बंद नहीं करो, बल्कि दुकान के ओनर से जाके उसके रेंट को निगोशिएट करके कम करा लो, ताकि फ्यूचर में लंबे समय तक हम लोग करते रहेंगे, अपना सेव करते रहेंगे। तो सुनिए, क्या बोला? कॉस्ट कंट्रोल मतलब टेम्पोररी अप्रोच हो जाता है, कॉस्ट रिडक्शन परमानेंट अप्रोच, परमानेंट, एकदम फ्यूचरिस्टिक अप्रोच। इंग्लिश में बोले तो फ्यूचरिस्टिक अप्रोच। कोई मसला है क्या? ठीक है, तो मेरिट्स में कोई मसला है क्या आपको कॉस्टिंग के अंदर में? ये कॉस्ट मेथड को जब हम यूज करते हैं तो कोई प्रॉब्लम है मेरिट्स को समझने में? इजी है। डिमेरिट्स में खाली देख लीजिए, इसमें इजी है। डिमेरिट्स में खाली देख लीजिए, इसमें आपको परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन में कोई फायदा नहीं होता। क्यों? क्योंकि आप जो कॉस्ट पे अगर कोई मेहनत करके रिड्यूस भी करते हो तो यू आर नॉट गेटिंग द प्रीमियम। साथ में डू नॉट कंसीडर द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, क्योंकि आपके पास स्पेयर कैपेसिटी है, तो स्पेयर कैपेसिटी में आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कुछ वो नहीं होता, आपका लॉस नहीं होता, तो ये कंसीडर नहीं करता। ठीक है, बट यहाँ पे चाल के बोल दिया है नॉट सुटेबल फॉर द डिवीजन वर्किंग एट फुल कैपेसिटी। अगर कोई डिवीजन ऑलरेडी प्रॉपर फुल कैपेसिटी पे काम कर रहा है तो उसको आप बोलिएगा भाई साहब चलो वेरिएबल कॉस्ट पे हमको ट्रांसफर कर दे, तो बोलेगा नो इट्स नॉट वर्थ। ठीक है जी, तो ये हो गया। अब आइए फुल कॉस्टिंग सिस्टम पे आइए। फुल कॉस्टिंग सिस्टम में सारे मसले सेट है, साथ में उसने बोला है कि गारंटेड कंट्रीब्यूशन। अब इस बात को समझे कि हम इस बात पे कैसे लिख रहे हैं गारंटेड कंट्रीब्यूशन। तो हमने बताया था कि 5 रुपए का आपका मटेरियल है शर्ट पे, 2 रुपए का लेबर है और 5 रुपए का आपका क्या था, फिक्स्ड ओवरहेड था, प्री डिटरमाइंड वाला या एब्जॉर्ब्ड वाला। तो टोटल आपने 12 रुपए में सामान बेच दिया। कितने में बेच दिया जी? 12 रुपए में आपने ट्रांसफर प्राइसिंग फिक्स करी। अब क्योंकि आप 12 में करते हैं, इसका मतलब ट्रांसफर प्राइसिंग आप लिखिएगा 12 और साथ में वेरिएबल कॉस्ट लिखिएगा 7। इसका मतलब है कि ये 5 रुपया जो आप कंट्रीब्यूशन कमा रहे हैं, दैट व्हाट इज कॉल्ड द गारंटेड कंट्रीब्यूशन टू द एक्सटेंट ऑफ फिक्स कॉस्ट। ये वर्ड को ध्यान रखिए, क्योंकि यहाँ पर कंट्रीब्यूशन आप ज्यादा अर्न नहीं कर रहे, बल्कि
आप सिर्फ टू द एक्सटेंट ऑफ फिक्स कॉस्ट आप कंट्रीब्यूशन अर्न कर रहे हैं। उसके बाद लिखा हुआ है यूजेबल इफ द ट्रांसफरिंग डिवीजन हैज अ सफिशिएंट स्पेयर कैपेसिटी। ठीक है, सबसे पहले कब ये सफिशिएंट मतलब उसके पास स्पेयर कैपेसिटी है कि हाँ जी उसका प्रोडक्शन हैम्पर नहीं हो, तो उसका मतलब क्या है कि वो एक्चुअल कॉस्टिंग सिस्टम या अपना टोटल कॉस्टिंग सिस्टम को यूज कर सकता है। साथ में यहाँ भी आपको कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिलेगा अपने एफर्ट का, मींस यू आर नॉट, इट इज नॉट गुड फॉर द performance evaluation and you are not going to get back any opportunity because you are not losing any opportunity। तो यहाँ पे opportunity cost we are not considering। तो ये बातें थी। तीसरा हमने जो बोला था कि हाँ जी एक्चुअल में भी सारे मसले सेम है, बट लास्ट वाला जो सिस्टम था एक्चुअल में आपको क्या था, लास्ट वाला जो सिस्टम था एक्चुअल में आपको क्या था, एक पॉइंट था कि आपको कोई एक्स्ट्रा, आप अगर कॉस्ट कोई घटाते भी हो तो आपको कोई इंसेंटिव नहीं मिलता, तो नो इंसेंटिव फॉर द एक्चुअल में मतलब क्या है कि आप बहुत सारा एफर्ट करते हो। बजटेड में एटलीस्ट आपके साथ ऑप्शन ये होता है कि आप फिक्स कॉस्ट में कोई एफर्ट नहीं लगाते हो, जितना आपको प्री डिटरमाइंड लगता है उतना ही आप ऐड करके दे देते हो। लेकिन जब आप एक्चुअल कॉस्टिंग करते हो तो बहुत सारा एफर्ट लगाते हो, तो आपको उस एफर्ट का कोई बेनिफिट नहीं मिलता। तो सेम मेरिट और डिमेरिट तीनों पे एप्लीकेबल है। अब आ जाइए कि हम प्राइसिंग जो सेट करते हैं वो इस तरह से भी कर सकते हैं, कॉस्ट प्लस मार्कअप करके, कॉस्ट प्लस मार्कअप करके। तो ये क्या हो सकता है कि इसमें से कोई भी वेरिएंट मेरा हो सकता है, क्योंकि हमने पीछे आपको क्या बोला था कि देखिए हम कॉस्ट बेसिस पे कर सकते हैं। तो अब उसमें क्या होता है कि यहाँ पे जो आपकी कॉस्ट प्राइसिंग होती है उस पे आप कुछ मार्कअप आप ऐड करते हो, क्या अपना मतलब पूरा कॉस्ट कवर अप करने के लिए, वो भी अग्रीड होता है दोनों के बीच में कि ठीक है जी कॉस्ट प्लस 20% मार्कअप। तो यानी कि जितना टोटल कॉस्ट होगा वो दिखाना पड़ेगा, प्लस 20% का आपको मार्कअप करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो इसमें से कोई भी वेरिएंट आप यूज कर सकते हो, चाहे वो वेरिएबल हो सकता है, फिक्स हो सकता है, टोटल हो सकता है, या फिर फुल मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है, टोटल कॉस्ट एक्चुअल वाला हो सकता है, नहीं तो फिर स्टैंडर्ड हो सकता है। इसमें से कोई भी एक वेरिएंट हो सकता है जिसके ऊपर आप मार्कअप डाल के कॉस्टिंग कर लोगे। ठीक है जी। अब मार्कअप के दो तरीके थे। एक तरीका ये होता है कि आपकी जो परसेंटेज चार्ज करते हो, इसका मतलब ये है फुल कॉस्ट होता है उसके ऊपर सर्टेन परसेंटेज चार्ज करते हो। इसका मतलब ये है कि 5 लिखा हुआ था 20% का मार्कअप, तो 5 रुपए का हमारा मटेरियल था और 2 रुपए का हमारा लेबर था। इसका मतलब हमने 7 रुपए में कॉस्टिंग कंप्लीट करी थी। क्वेश्चन ने बोला था कि 20% मार्कअप चढ़ा लेना, इसका मतलब 1.4 का मार्कअप चढ़ाऊंगा और 8.4 हमारा सेल प्राइस आ जाएगा जी। उस आइटम का हमारा सेल प्राइस आ जाएगा 8.4। तो एक तरीका ये होता है, मार्कअप होता है कि सर्टेन परसेंटेज ऑन फुल कॉस्ट। दूसरा होता है ROCE प्राइसिंग। एग्जाम में ये सब टर्म देके आपको कंफ्यूज कर देगा। ROCE प्राइसिंग का मतलब होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के बेस पे, यानी कि परसेंटेज ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड के बेस पे आपको सर्टेन अमाउंट ऐड करने। इस पे एक अपने CMA में क्वेश्चन है, मेरे सामने से गुजरा है, इसलिए मेरे को याद है। इस पे भी है लेकिन इस पे मेरे को एक स्पेसिफिक परसेंटेज एम्प्लॉय इस पे भी है, लेकिन इस पे मेरे को एक स्पेसिफिक क्वेश्चन मैंने दिखा है, थोड़ा बड़ा है, लेंथी। तो इसमें क्या होता है कि इसमें आपको आपकी जो कैपिटल एम्प्लॉयड होती है उसके ऊपर आप उसके बेसिस पे आप अपनी प्राइसिंग देते हो, उसके बेस पे उसको यूज करके आप अपने कॉस्ट मतलब ट्रांसफर प्राइस आप फिक्स करते हो। अभी मैं उस पे एक एग्जांपल ले रहा हूँ। और तीसरा मैंने बोला था कि मार्केट जो है, मार्केट प्राइस जो होता है वो काफी यूजफुल होता है जब आपकी प्रोडक्ट मार्केट में कॉम्पिटिटिव नेचर की हो, जब आपके प्रोडक्ट के लिए कॉम्पिटिटिव मार्केट अवेलेबल हो। इसका मतलब है इसमें भी 2-3 बातें आपको याद रखनी चाहिए। पहला कि जब ट्रांसफर प्राइसिंग जब कॉम्पिटिटिव प्राइस पे होगी तो आपकी जो ट्रांसफर प्राइसिंग है वो कभी भी मार्केट प्राइस से ज्यादा नहीं जा सकती। दूसरा, उसके बाद जो आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो वो मार्केट में फ्रीली सेलेबल है, यानी मार्केट में वो बिक रहा है। तीसरा, आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का फुल्ली एडवांटेज मिलता है, इसलिए कि आप मार्केट प्राइस पे बेच रहे हो, इसका मतलब यू आर लूजिंग नथिंग। तो जो भी आपको लगता था अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का बेनिफिट मिलना चाहिए वो आपको यहाँ पे मिलता है। तीसरा, मार्केट प्रोवाइड जो आपको क्या होता है
ये जो है ये एक्चुअल में रीजनेबल लिखा हुआ था। ये जो है ये एक्चुअल में रीजनेबल लिखा हुआ था। रीजनेबल मेजर्स बताता है आपके डिविजन्स इनकम के लिए। रीजनेबल मेजर्स बताता है आपके डिविजन्स इनकम के लिए। ठीक है, तो ये आपको मार्केट प्राइस जो है आपको रीजनेबल मेजर्स बताता है, क्योंकि आप मार्केट प्राइस पे बेचते हो। तीसरा लास्ट हमने बोला था निगोशिएटेड या बार्गेन प्राइस के बारे में। तो निगोशिएटेड या बार्गेन प्राइस रेफर्स टू डिटरमिनेशन ऑफ प्राइसिंग बेस्ड ऑन द एक्टिव पार्टिसिपेशन। अब आप पार्टिसिपेट करते हो, यानी दोनों आदमी साथ में बैठ के इन्वॉल्व होते हो, कोऑर्डिनेट करते हो और किसी एक प्राइस पे आप आके फाइनल करते हो। दैट व्हाट वी कॉल इज निगोशिएटेड प्राइस। ठीक है जी। अब उसके बाद क्या होता है, डिवीजन किससे किससे कंसर्न होता है, कब ईच डिसीजन को आपको इंडिपेंडेंट मानना पड़ेगा। ठीक है, कब, जब आप निगोशिएटेड प्राइस के लिए जाओगे। इसका मतलब है कि हर डिवीजन अपने आप में प्रॉफिट सेंटर है। एक बात आप लोग को पता होगा कि नहीं, आई डोंट नो, SBU के बारे में पता है क्या किसी को? गैस भाई, बॉस भाई, गैस भाई, बॉस भाई, हेलो 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 हेलो। हाँ सर, लगता है माइक ऑफ पे लगता है। अच्छा हेलो, हाँ सर, लगता है माइक ऑफ पे लगता है। अच्छा, ये बता SBU के बारे में। स्ट्रेटेजिक बिजनेस, हाँ, वो क्या होता है वो तो बताइए। नाम तो पता है। जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है ना। स्ट्रेटेजिक बिजनेस मतलब उसका खुद का डिसीजन जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है ना। स्ट्रेटेजी वगैरह वो खुद से प्रॉफिट होगा उसका, उस टाइप से। मतलब हमको आपका जो मेरा डिसीजन होना चाहिए मेरा बेनिफिट के लिए होना चाहिए, मेरा स्ट्रेटेजी जो वो अलग होगा ना, उस टाइप से। क्या नहीं, अपने चैप्टर का एक चैप्टर अपने ये परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का एक चैप्टर है। प्रॉफिट सेंटर, उस टाइप से। कॉस्ट सेंटर होता है। कॉस्ट सेंटर में क्या होता है, कॉस्ट एक्यूमुलेट होता है, कॉस्ट एक्यूमुलेशन होता है। ठीक है जी। दूसरा होता है रेवेन्यू सेंटर। रेवेन्यू जनरेट करता है। अच्छा, रेवेन्यू सेंटर सिर्फ रेवेन्यू जनरेट करता है। अच्छा। तीसरा होता है प्रॉफिट सेंटर। यूनिट की तरह ट्रीट करते हैं। प्रॉफिट सेंटर को आप बिजनेस यूनिट की तरह ट्रीट करते हैं। इसके अंदर आपका दोनों काम होता है, यानी कि इसके अंदर सेंटर वाला भी काम होता है, इसके अंदर आपका दोनों काम होता है। और साथ में कॉस्ट सेंटर वाला भी काम होता है, और साथ में रेवेन्यू भी आप, वो मतलब उसके अंदर एक कॉस्ट मतलब स्ट्रेटेजी यूनिट में होता है वो, मतलब उसके अंदर एक कॉस्ट सेंटर, प्रॉफिट सेंटर वगैरह आते हैं। हाँ। तो लास्ट होता है इन्वेस्टमेंट सेंटर। एक तरह का इन्वेस्ट सेंटर भी एक तरह का प्रॉफिट सेंटर है, एक तरह का प्रॉफिट सेंटर है, बट फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, बट फॉर एक आपका हो गया प्रॉफिट सेंटर और एक हो गया कॉस्ट सेंटर, एक हो गया, एक आपका हो गया प्रॉफिट सेंटर, एक हो गया रेवेन्यू सेंटर और एक हो गया इन्वेस्टमेंट सेंटर। जी, एग्जाम में आपको SBU डिफाइन करने आ जाएगा, अगर एक एक लाइन तो आप लिखना पड़ेगा आपको, और ऐसा नाम से देगा कि आदमी को पता है लेकिन बस भूल जाए। SBU का मतलब स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट। और प्रॉफिट सेंटर में क्या डिफरेंस आया होता है? रेवेन्यू में आप सिर्फ कॉल रेवेन्यू जनरेट करते हो, उसकी रिकॉर्डिंग करते हो। जैसे कि हम मान लो कि स्कूल है, तो स्कूल में रेवेन्यू कौन डिपार्टमेंट देखता है? एडमिशन डिपार्टमेंट देखता होगा रेवेन्यू, तो सिर्फ एडमिशन डिपार्टमेंट को हम रेवेन्यू सेंटर मानेंगे। या फिर जो स्कूल का फीस कलेक्शन डिपार्टमेंट है, तो उसको हम सिर्फ रेवेन्यू डिपार्टमेंट मानेंगे। लेकिन जब हम प्रॉफिट सेंटर बोलते हैं, इसका मतलब कि हम आपको सीधे लिख दिया ना कि वो एक तरह का बिजनेस यूनिट की तरह आप उसको ट्रीट कीजिए, यानी उसके अंदर दोनों काम हो रहा है। तो मान लीजिए कि हम इसमें एक छोटा सा काम करते हैं, स्कूल है लेकिन एक छोटा सा हमने लाइब्रेरी बना रखा है,
या लाइब्रेरी तो नहीं, लाइब्रेरी में तो सामान बिकते नहीं है, मतलब सॉरी, लाइब्रेरी में तो सामान यूज कर लिया। कैंटीन जैसे बोल लीजिए, कैंटीन। हाँ कैंटीन, सही, कैंटीन। तो हमने मान लो कि एक कैंटीन बना रखा है, तो हमारे लिए जो कैंटीन, हाँ कैंटीन में हमारा सारा काम होता है एक्चुअली देखा जाए तो वहाँ पे रेवेन्यू भी जनरेट होता है और साथ साथ में हमारा उससे रिलेटेड जो कॉस्ट है, तो हम इसमें यहाँ पे एग्जांपल के नाम पे कैंटीन लिखते हैं। का सर स्क्रीन शेयर नहीं हो पा रहा है, पता नहीं वो आता है गया। अरे वो मेल से स्क्रीन शेयर नहीं जा रहा। तो यहाँ पर मान लो हमने एग्जांपल पे हाँ, तो यहाँ पर मान लो हमने एग्जांपल पे कैंटीन वर्ड लिख दिया। पर 1000 तो हमारा कैंटीन हो गया। और आजकल तो स्कूल में किताब बुक बिकता है ना, बुक स्टोर है। हाँ, स्टोर यूनिफॉर्म भी आज, यूनिफॉर्म भी वही आजकल बुक हो गया, यूनिफॉर्म बुक बैग्स वगैरह भी इनफैक्ट स्कूल वगैरह बाहर से लेना है, बाकी सामान अंदर से लेना है। तो ये वाला चीज को तो ये हमने बात करी थी चीजों के बारे में, तो ये वाला चीज को SPU बोलते हैं। अब हमने बात करी थी 3 चीजों के बारे में। तो देखिए सबसे बड़ी चीज हमने आपको बताया था कि जब आप बार्गेन या नेगोशिएटेड प्राइस पे काम करेंगे तो कब यूज होता है। होता क्या है कि दो पार्टी एक्टिवली इन्वॉल्व होकर एक प्राइस को अग्री करता है और वो प्राइस किसी वो मेथड यानी वो मार्केट या पोस्ट वाला कोई भी मेथड का एक प्राइस चुन के फाइनलाइज कर लेगा। ये सिचुएशन कब आएगा जब दोनों डिवीजन इंडिपेंडेंटली काम कर रहा हो। ठीक है, इसके फायदे क्या हो सकते हैं कि इसमें सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि दोनों आदमी के हाथों में प्रॉपर डिसीजन लेने की वो होती है, कैपेसिटी होती है और हेल्प करता है कि हाँ दोनों आदमी मिलके ज्वाइंटली सही डिसीजन ले पाएंगे। और साथ में ये मोटिवेट रखता है दोनों डिवीजन को, क्योंकि दोनों डिवीजन के पास इंडिपेंडेंस और लिबर्टी होती है। लास्ट में ऑप्टिमलिटी का मतलब दोनों आदमी इम्पैक्ट के बिजनेस ओरिएंटेड रिजल्ट निकालेंगे, बिजनेस ओरिएंटेड डिसीजन लेंगे। लेकिन सबसे बड़ा इसका मिस्टेक क्या है, डिमेरिट क्या है कि दोनों आदमी में हो सकता है कि एक बंदा बहुत अच्छा बार्गेनिंग करने वाला हो, ठीक है, तो वो क्या होता है कि वहाँ पे एक बंदा से गलत बार्गेनिंग हो जाता है। यानी कि एक जो बहुत हाईली स्किल्ड बंदा है वो थोड़ा कम जानकार बंदा को दबा देता है, वहाँ पे सब ऑप्टिमल डिसीजन हो जाता है। और साथ में कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है, कॉन्फ्लिक्ट्स होने लगते हैं। अच्छा, ठीक है, हाँ ठीक है, तो बहुत सारा फायदा के बाद ये इसके सारे नुकसान है। तो देखिए ट्रांसफर प्राइसिंग में जितनी थ्योरी वाली पार्ट थी ये थी, प्रैक्टिकल पे जो हमने किया वो है। उसके बाद एक छोटी सी चीजें रहती हैं, वो रहती हैं ROC बेस्ड कैपिटल आप कॉस्टिंग कैसे करेंगे, तो वो आप चेक कर ले कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले शेयर कर दीजिएगा ना ट्रांसफर, हाँ अभी कर देंगे, एकदम तुरंत अभी तुरंत कर देंगे। देखिए तो सबसे पहला जो ROCE वाला उसको मिटा के देंगे, साफ करके देंगे, बोलिए मिटा के देंगे या लिखा हुआ दे देंगे? मिटा वाला दीजिएगा, थोड़ा पढ़ने लायक रहे, साफ हो रहा है, पढ़ने लायक नहीं साफ वाला देंगे। हाँ देखिए ROCE में होता क्या है, कैसे काम करता है कि मान ले कि आपने एक डिवीजन बनाया होगा, एक डिवीजन बनाया होगा ना जी, तो इस पे आपके कैपिटल लगे होंगे, ठीक है, 100,000 के, ठीक है। और आपने डिवीजन बी को माल देना, ठीक है, डिवीजन बी को माल देना। अब ए जब माल बनाता है तो उसके मटेरियल लगते हैं 5 रुपए के, लेबर लगते हैं 2 रुपए के, और बाकी जो फिक्स्ड ओवरहेड लगते हैं 5 रुपए के। अच्छा, क्वेश्चन में बोला था
कि टोटल प्रोडक्शन ऑफ ए दिया रहेगा, ठीक है, दिया हुआ है मान लो कि 1000 यूनिट, ठीक है, एंड कंपनी एक्सपेक्टिंग कर रहा है और डिवीजन इज नॉट द कंपनी, डिवीजन एक्सपेक्ट कर रहा है 10% का ROI, ROCE, ठीक है, रिटर्न ऑन कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कर रहा है, ठीक है, कैलकुलेट ट्रांसफर प्राइस, 10% का ROCE मेंटेन कर रहा है, कैलकुलेट ट्रांसफर प्राइस, सबसे पहले कैलकुलेट ट्रांसफर प्राइस। तो अब हमने करना क्या होता है, सबसे पहले सिचुएशन समझिए कि ये करने के लिए हम सबसे पहले बेहतर ये होगा कि हम इसको कन्वर्ट कर ले टोटल में, हम इसको किस पे कन्वर्ट कर ले, टोटल पे। तो टोटल पे का मतलब कितना हो गया, 5 5 10 12 इंटू 12,000 लिख के रुक जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन में मांगा था हमसे 10% का ROCE एंड कैपिटल का कैपिटल एम्प्लॉयड है 1 लाख, तो 10% ROCE 10% है। इसका मतलब है कि 1 लाख का 10% होता है 10,000। इसका तो दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 22,000, सॉरी 22,000, मतलब जो 22,000 आया। तो अब मुझे मतलब जो भी मतलब जो कैपिटल लगाया उस पे जो रिटर्न आना चाहिए, मुझे मान लीजिए 1 लाख का कैपिटल लगा, 10% की रिक्वायरमेंट है, तो मुझे ऑलवेज मुझे 10,000 उस पे जोड़ना ही होगा, चाहे कोई भी लेवल ऑफ प्रोडक्शन हो, चाहे 10,000 हो या 1,000 हो या 12,000 हो, कोई भी लेवल ऑफ प्रोडक्शन हुआ हो, बट मेरा ये शेड मुझे कि 10,000 को ऐड कर दिया है। हाँ, आपको रिकवर करना है ना, हो गया बात। तो ट्रांसफर प्राइसिंग पर यूनिट अगर निकालना होगा तो आप कैसे निकालिएगा, 22,000 डिवाइड बाई 10,000 डिवाइड बाई ये 22 रुपये आपका ट्रांसफर प्राइस होगा, 22 रुपये आपको ट्रांसफर प्राइस रखना पड़ेगा। तो ये एग्जाम में देता है तो आदमी को थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, बहुत सारी इंग्लिश लिखी होती है इसीलिए, वरना क्वेश्चन बहुत इजी होता है। अच्छा ठीक है, बीसी को सजा के लिख दिया जाता है A and B वर्किंग अंडर A B C D। लैंग्वेज लोग ट्विस्टेड लैंग्वेज रखता है, लैंग्वेज लोग ट्विस्ट कर देते हैं, घुमा देते हैं लैंग्वेज। तो ये एक ROC प्राइसिंग ऐसे निकलती है। एक दूसरी जो मार्कअप वाली आइटम है वो कैसे निकलती है वो भी देख लीजिए। मार्कअप मैंने बोला था कि एक बता देते हैं मार्कअप में, ठीक है। तो मान लीजिए कि हमने बोला कि मटेरियल हमारा है 5 रुपए का, लेबर है 2 रुपए का, और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड है हमारा 5 रुपए का। इसका मतलब हमने 12 रुपए का हमारा टोटल कॉस्ट है। स्क्रीन थोड़ा नहीं जा रहा है, अभी जाएगा, वो सिस्टम शेयर कर रहा है। तो 12 रुपए का हमारा टोटल कॉस्ट है। क्वेश्चन ने बोल दिया कि मार्कअप 40% है, मार्कअप 40% है। इसका मतलब ये है कि हम इसका 12 का 40% निकालेंगे तो 4.8 होगा, और दोनों को ऐड कर देंगे 12 + 4.8, यानी तब हमारा जो क्या होता है ट्रांसफर प्राइस निकलेगा वो हमारा 16.8 पे जाके ट्रांसफर प्राइस फाइनल हो जाएगा। तो ये तरीका कहलाता है मार्कअप वाली प्राइसिंग। सर शेयर कीजिए ना, थोड़ा नहीं दिख रहा है, नहीं दिखा, वो कैलकुलेशन नहीं देख पाए। एक मिनट, जस्ट 1 मिनट, मैं फिर से शेयर कर रहा हूँ। क्या दिख रहा है कैलकुलेशन? देखिए मैंने बोला था कि अभी आया, हाँ देखिए क्या आप दिखा रहे हैं कैलकुलेशन। देखिए ये मैंने बोला था कि अगर मार्कअप वाली प्राइसिंग दी हुई है क्वेश्चन में है,
अब इंफॉर्मेशन है 5 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, तो 12 रुपया हमारा टोटल कॉस्ट होगा। उसके ऊपर क्वेश्चन ने बोल दिया था 40% का मार्कअप है, तो डायरेक्ट 40% हम ऐड कर देंगे सारे। अब दोनों को ऐड करके जो नंबर आएगा वो हमारा ट्रांसफर प्राइस हो जाएगा। तो ये हमारे ट्रांसफर प्राइसिंग है बेस्ड ऑन मार्कअप। तो ये वाला चीज जो है ये एक इसकी जो थ्योरी है बहुत इम्पोर्टेंट है पढ़ना, क्योंकि थ्योरी में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव के सवाल छिपे हुए हैं। कॉस्टिंग का ये सब टारगेट कॉस्टिंग, जस्ट इन जेआईटी वगैरह, ये सब में थ्योरी भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज रहते हैं, जैसे मेरिट डीमेरिट वगैरह। अरे वो एक एक दो दो लाइन की है, बस एग्जाम में आदमी मिस हो जाए तो फिर मुश्किल है। नहीं वो मतलब उससे पता चलता है कि आप अंडरस्टैंडिंग भी है, सिर्फ आपका न्यूमेरिकल्स में कमांड नहीं है, मतलब आपका कॉन्सेप्ट भी, टर्मिनोलॉजी कॉन्सेप्ट भी क्लियर है। जैसे ये का क्वेश्चन एफक्यू किसी से पूछेंगे तो वो जन तो नहीं कैटेगरी बिजनेस रेट क्या होता है, कॉस्ट सेंटर क्या होता है, प्रॉफिट सेंटर क्या होता है, डिमांड तो नहीं पता। आपको हम अपने बारे में बताएंगे। तो अब हम सीए फाइनल देने के बाद हम जब यहाँ पे इंटरव्यू देने आए तो मेरे से पूछा गया कि आपको कॉस्ट सेंटर को डिफाइन कीजिए, बताइए कि कब और कैसे यूज करते हैं। और एक इंटरव्यू में हमसे यही सब सवाल पूछ के पगला कर दिया। बेसिक से क्वेश्चन पूछेंगे यार, आप बोलेंगे अरे यार ये सब हम पढ़े थे लेकिन कभी इसके बारे में सोचे नहीं, इसका क्या होता है। वही होता है बट ये इजी था ये चैप्टर, और ये चैप्टर करना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसमें 3-4 जो क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ बस ज्यादा भी आ सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है कि सिर्फ 4 पे देके छोड़ देगा। ठीक है, लेकिन फिर इसकी रिकॉर्डिंग नहीं हुई ना, पता नहीं है रिकॉर्डिंग मेरा इस पे नहीं हो पाता है भाई, रिकॉर्डिंग नहीं है सर। तो इस पे बताएं कुछ आइडिया दे। और पता नहीं गूगल का डिसएडवांटेज है, इस पर रिकॉर्डिंग नहीं हो सकता। रिकॉर्डिंग लगाई थी एक बार एप्पल वाली, तो इस पे बताएं कुछ आइडिया दे कैसे होती है। अब मैंने जब स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगाई थी एक बार एप्पल वाली, तो उन्होंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग के जगह कुछ और कर दिया, वो काट देते थे। ज़ूम से कर सकते हैं मेरा सब, ज़ूम से आपको इजी रिकॉर्डिंग है। चलिए कोई नहीं, आपसे दोबारा पूछ लेंगे। मतलब ज़ूम से कर सकते ना मेरा सब, ज़ूम से आपको इजी रिकॉर्डिंग है। ज़ूम से कर देते हैं। ज़ूम आज हमारे भाई क्या नाम है, रोशन भाई, पता नहीं किधर है रोशन भाई, मेरे को दिखे ही नहीं आज तो। नो इंटरेक्शन, 0 इंटरेक्शन पे काम हो रहा है। सलाम जी, मैं इधर ही है, रिटेल मार्केट ठंडा है। रोशन भाई किधर है आप? हाँ भाई आप चलो मैंने रिकॉर्डिंग डाल दिया है। किधर आपको सामने हाय लिखा, आप किधर? अच्छा आपने डाल दिखते नहीं है। चलो गुड। मैंने वैसे ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक था और छोटा था क्योंकि हम अच्छा आपने डाल दिया था, करा देना चाहिए। चलो गुड। मैंने करेंगे ना, वैसे ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक था और छोटा था क्योंकि हमको लग रहा था कि इसको अभी करा देना चाहिए ताकि जब आप क्वेश्चन करेंगे ना तो आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी, समझ आ जाएगा। तो ये मैंने आज इत्तेफाक से मैंने साफ से तो नहीं लिखा है, बट फिर भी डुएबल है, समझ आ जाएगा। बट कोई एक आदमी इसको अच्छे से अगर लिख के नोट्स बना के डाल सकता है ग्रुप में तो इट विल बी बेटर, इट वुड बी बेटर। बट कोई एक आदमी इसको अच्छे से अगर लिख के नोट्स बना के डाल सकता है ग्रुप में तो आपका शशि किधर गया? वो नोट्स इट वुड बी बेटर, इसकी हैंडराइटिंग थोड़ी अच्छी हो। शशि भाई 15 तारीख तक नहीं दिख रहा है। Until 15 he is not there. नहीं आज इसको यहीं पे रखते हैं, इसलिए तुमने ग्रुप में इसको भेज दिया सारी नोट्स। यही रखते हैं कि और आइएगा सर? नहीं आज इसको यहीं पे रखते हैं, इसलिए तुमने ग्रुप में इसके वो भेज दिया, सारी नोट्स भेज दी। ठीक, यस यस ठीक है, चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं। ओके थैंक यू, मिलते हैं। और ये रोशन भाई 1 मिनट रुकिएगा।
ओके सर, थैंक यू। ओके, वेलकम, बाय। अगर चाहे ग्रुप में है तो ऐड कर दीजिए मुझे आपके ग्रुप में। ठीक है, मैं ऐड कर दे रहा हूँ। हाँ।